बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 27 अप्रैल 2024 सैटरडे के नॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले है मिसिंग लिंक्स। बेसिकली ये बलूचिस्तान में या कहीं पे भी और जो मिसिंग पर्संस हैं उनके हवाले से है कि जो मिसिंग पर्संस की डिसअपीयरेंसेस हैं उस हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है एडिटर, और वो कहता है कि इस तरह की कमेटीज पहले भी बनी हैं। दो दफा ये पहले बनी है, 2011 में भी और फिर 2022 में भी, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, पार्लियामेंट्री लोगों को जो ऐड किया गया है उससे कुछ महसूस होता है कि यस, शायद इसमें कुछ सीरियसनेस आ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये डिसअपीयरेंसेस हैं, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये हमारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क हमारी सोसाइटी में सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि ये मौजूद था भी, मौजूद है भी, और फ्यूचर में भी इसके मौजूद रहने के चांसेस हैं। अब फेडरल जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैंडेट दिया है कमेटी बनाने का, कमेटी बन गई। तो बात ये है कि कमेटी बनने से मामलात अगर हल होते होते तो पहले भी दो दफा कमेटीज बनी हैं, मामलात हल हो जाते। लेकिन कमेटी बनने से मामलात हल नहीं होते, बल्कि कमेटी बनने से सिर्फ ये होता है कि वक्ती तौर पर लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है कि चले अब मामला किसी हल की तरफ जाएगा, लेकिन वो हल की तरफ आज तक गया नहीं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अपना एक कोशिश तो है, लेकिन मामला ये है कि गवर्नमेंट से आगे है ना मामला। मामला उन लोगों के पास है जो डिसअपियर करते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। वो लोगों को डिसअपियर करते हैं, वो लोगों को उठाते हैं, और फिर लोगों को लोग वापस नहीं आते और उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिलता, उनके ऊपर केसेस। पहली बात तो ये है ना कि तीन प्रोसेस है। पहली बात तो ये है कि उस बंदे का जो मिसिंग पर्सन है उसका एक तो मिसिंग हो जाना, कि उसका ना कोई केस दर्ज हो रहा है और वो मिसिंग है। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि उसका केस दर्ज हो गया, लेकिन तब भी कोई फायदा तो नहीं है। थर्ड प्रोसेस ये होता है कि अब उसका केस सुना भी जाए और उसको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। ये है असल चीज। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक कमीशन हमें बताता है कि 23% ऑफ द केसेस, जो इस तरह के मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, वो अभी तक पेंडिंग है, उनको सुना ही नहीं गया। ठीक है। और जिनको सुना गया है, क्या उनके ऊपर भी सही ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं किया, इसका तो अभी पता ही नहीं है ना। सिर्फ पेंडिंग केसेस 23% है। सो इसलिए ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। और एंड पे हमारा जो एडिटर है वो एक क्वेश्चन ये रेज करता है कि क्या उस इस तरह के लोग जिनके ऊपर शक है कि वो किसी गलत काम में या स्टेट के अगेंस्ट कुछ कामों में मुलविस हैं, क्या उनको डिसअपियर कर देने थे, उनको उठा लेने से, उनको सीन से गायब कर देने से क्या मामला हल हो जाएंगे? ये एक क्वेश्चन वो छोड़ के जा रहा है। तो जाहिर है कि हमारे सामने है इसका आंसर कि मामला इससे हल नहीं होंगे। मामला इससे हल नहीं होंगे, बल्कि मामला इससे मजीद बिगड़ते हैं और बिगड़े हैं और बिगड़ेंगे। और अब चूंकि आगे सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों में अपने राइट्स का, ड्यूटीज का जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा पैदा हुई है, लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं। इस वजह से इस वजह से अब ये मामला दबने वाला तो है नहीं। तो इसलिए बेहतर है क्यों ना इसको सही प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर जो है वो सॉल्व कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उसको अपनी राइटिंग्स में यूज करें। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको याद होने चाहिए, लेकिन प्रोब का मतलब होता है तहकीक करना। एक तो ये
तफ्तीश करना, तहकीक करना, फिर उसके बाद परस्यू है, किसी भी चीज को फॉलो करना, उसका पीछा करना, उसको कोशिश करना उसके लिए। अच्छा, फिर एम्पथी है। एम्पथी हमदर्दी, हम इसका उर्दू में कह तो सकते हैं, लेकिन असल में सिम्पथी भी हमदर्दी है, एम्पथी भी हमदर्दी है। पर इसमें फर्क ये होता है कि सिम्पथी वो वाली हमदर्दी है कि जब हम किसी दूसरे का दुख महसूस करते हैं, लेकिन एम्पथी उससे भी अगली फीलिंग है। एम्पथी ये फीलिंग होती है कि हम अपने आप को उसकी जगह पे महसूस करते हैं। अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं कि उसका किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो हम अपने आप को वहां पे महसूस करते हैं उसकी जगह पे, और हम उसका दुख इस तरह से महसूस करते हैं कि जैसे किसी हमारे अपने की डेथ हुई। ये एम्पथी की फीलिंग होती है, और ये हमदर्दी से बड़ी फीलिंग है। लेकिन उर्दू में हम इसको हमदर्दी ही कहेंगे, क्योंकि कोई और सूटेबल वर्ड इसके लिए उर्दू में मौजूद नहीं है। बहरहाल आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। और बिलिटल, ये लिटिल से ही निकला है। बिलिटल का मतलब होता है किसी चीज की अहमियत कम करना। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो सेकंड एडिटोरियल है फ्रीडम टू रिपोर्ट। फ्रीडम टू रिपोर्ट का मतलब है, फ्रीडम टू रिपोर्ट का मतलब है कि मीडिया की आज़ादी, सिंपल सी बात। और ये एंड पे क्वेश्चन मार्क है। असल में ये आइडिया जो बेसिकली कल की एक खबर है उससे न्यूज़ एडिटर को मिला, और परसों बेसिकली ये हुआ कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, जो कि इमरान खान के केसेस की हियरिंग कर रही है अडयाला जेल के अंदर ही, उसने, उसके जज ने ये ऑफिशियली एक तो मना किया है इमरान खान को और उसकी वाइफ को कि वो जजेस को और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लोगों को, यानी कि दूसरे लफ्जों में इस्टेब्लिशमेंट, दूसरे लफ्जों में आर्मी, उसके लोगों को और जुडिशरी को नाम लेके मेलाइन नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और साथ ही मीडिया को हुक्म दिया कि मीडिया भी इस चीज को रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आगे जो भी रीजंस उन्होंने दिए वो एक अलग बात है। अब लेकिन अब यहाँ से लिंक लेके हमारा जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, वो ये कहता है कि ये तो सीधी सीधी मीडिया के ऊपर पाबंदी है, और मीडिया के ऊपर पाबंदी डायरेक्टली अदालत की तरफ से लगाई जा रही है, ताकि अगर कोई ऐसा करे तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। ठीक है। तो ये मीडिया के जो केसेस हैं, मीडिया के ऊपर जो पेमरा की तरफ से पाबंदी है ना, वो पाबंदी सिर्फ इतनी है कि जो मामला सब जुडिस हो, जो मामला कोर्ट में जेर समाअत हो, उसके ऊपर कुछ ऐसी राय ना दी जाए या कुछ ऐसा उसके ऊपर रिपोर्टिंग ना की जाए कि उसके फैसले पे असर पड़ सकता हो। तो इस तरह के मामले में मीडिया को मोहतात रहने की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी ने एक, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो अभी तक केसेस का तो फैसला ही नहीं हुआ। ठीक है। और अभी तक चल रहे हैं, अभी तक अपीलें हैं जो सुनी नहीं जा रही। उन केसेस की खुद से जस्टिफिकेशन में भी प्रॉब्लम है। लेकिन अब उल्टा ऊपर से ये है कि इमरान खान कुछ कहे ना तो चले, वो तो एक अलग बात है, लेकिन असल न्यूज़पेपर कह रहा है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है कि जो इमरान खान कहता है उसको रिपोर्ट ही ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। इसको मामले को ज़रूर देखना चाहिए। एंड मीडिया की जो फ्रीडम है वो अपने तौर पर उसको प्रिवेल करना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मीडिया ही तो वो फोर्स है जो सोसाइटी को हर चीज़ के बारे में अवेयर रखता है। मीडिया ही सोसाइटी का एक आईना है। मीडिया ही तो लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। तो अगर इस तरह से मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि इमरान खान के केसेस को रिपोर्ट ना किया जाए, इमरान खान की बातों को रिपोर्ट ना किया जाए, तो वो जो बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर सीधा सीधा हरफ आता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी इस मामले में, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और राइट टू अ फेयर ट्रायल, ये जो तीनों बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो जमहूरी उसूल हैं, इनके ऊपर सीधा जो है ना वो असर आएगा। और ये समझा जाएगा कि इस चीज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इसमें राइट टू द फेयर ट्रायल नहीं है, जो कि एक बहुत सीरियस मैटर है। अच्छा, अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर कहता है कि जो इमरान खान का
अडियाला जेल के अंदर ही ट्रायल किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि माजी में भी प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर इल्जामात लगते रहे, इवन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी, और उनको अदालत में पेश होना पड़ता था। और अदालत का इसी से डेकोरम कायम रहता है कि मुल्जिम अदालत में चल के आए, ना कि अदालत चल के मुल्जिम के पास चली जाए। तो इसलिए ये एक दोनों तरफ से, मतलब एक तो फेयर ट्रायल मिलने में प्रॉब्लम है, इस तरह से कि अडयाला जेल के अंदर ही केसेस की हियरिंग हो रही है, और दूसरा अदालत की जो शान शौकत है, अदालत की जो शान शौकत है, और अदालत की जो डिग्निटी है, उसके ऊपर हरफ आता है। तो इस तरह से भी ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसलिए इसलिए अदालत को चाहिए कि वो मीडिया के ऊपर इस पाबंदी को हटाए, और ये पाबंदी बिल्कुल भी, क्योंकि फेयर नहीं है, और केस की भी पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, कोई भी छुप छुपा के हियरिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो हम देखते हैं वर्ड्स, जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं राइटिंग में, उसमें एक कर्टेल है, कम करना, रोकना किसी भी चीज को। एसेंस का एक अच्छा वर्ड है, एसेंस का मतलब है किसी चीज का बुनियादी नुक्ता, असल बात, जिसको कहते हैं ना मसले की जड़। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब जुडिस, ये एक जुडिशियल लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन अक्सर यूज होता है हमारी अब तो कॉमन डिस्कोर्स में भी, कॉमन बातों में भी, अपना मीडिया के ऊपर भी यूज होता है, तो इसलिए हम इसको अपनी राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये एक वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब है दबा देना, सप्रेस करना, किसी को प्रेशराइज करना। ये भी एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। जी, तो अब आगे चलते हैं थर्ड पे, आफ्टर बिस्मा। आफ्टर बिस्मा, बिस्मा मारूफ बेसिकली पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की एक प्लेयर, एक फॉर्मर कैप्टन, जो कि 32 ईयर्स की एज में जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और स्पेशली रिटायरमेंट का ऐलान उस वक्त किया कि जब पाकिस्तान एक सीरीज हार चुका है। तो उस मौके पे बिस्मा मारूफ, जिनका 17 ईयर्स का करियर है, उनके ऊपर उनका जो है ना वो रिटायरमेंट का ऐलान जो है, उसके ऊपर बेसिकली ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये जो आफ्टर वाला वर्ड है, बिस्मा से पहले, इसके ऊपर काफी फोकस है हमारे एडिटर का। तो कहा गया कि अब बिस्मा के बाद क्या है, और बेसिकली ये जो एडिटोरियल लिखने का मकसद जो है, वो सिर्फ बिस्मा मारूफ को फोकस नहीं करना, असल में पाकिस्तान में वुमेन राइट्स को भी फोकस करना है। पाकिस्तान में वुमेन राइट्स के को भी फोकस करना है, क्योंकि आफ्टर बिस्मा का मतलब ये है कि क्या बिस्मा मारूफ, जो कि खुद से जिसने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी एफर्ट की, और मतलब तब उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की जब इस सोसाइटी में औरतों की क्रिकेट के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन उसने बड़ी कोशिश की और अपना नाम बनाया, और अब जब वो जा रही है, तो क्या उसके बाद ऐसा माहौल है कि औरतों के क्रिकेट खेलने के या गेम्स में हिस्सा लेने के कोई बहुत अच्छे मौके हों? इसके बारे में क्वेश्चन वो एक्चुअली रेज कर रहा है, लेकिन बात तो सिर्फ बिस्मा की ही हो रही है। और साथ ही वो मेंशन कर रहा है कि बिस्मा ने जब 2022 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड में जब हिस्सा लिया, तो उसमें बिस्मा की अभी जस्ट कुछ महीने पहले एक बेटी पैदा हुई थी, और वो मदर बनी थी, और फौरन से वो फिर क्रिकेट खेलने, अपना वर्ल्ड कप खेलने चली गई। तो वो जो अपना क्रिकेट, बिस्मा और उसकी डॉटर को बड़ी फॉलोइंग मिली थी, और बड़ी उनको कवरेज मिली थी कि ये बड़ा, उसने बड़ा वो किया है, एक बहुत बड़ा काम किया है। तो यस, ये इंडीड एक बहुत बड़ा काम था। और साथ ही फिर आगे वो कह रहा है कि मतलब दूसरी, ये एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि 12 मंथ्स की पेड पेटर्नल लीव दी जाएगी वुमेन क्रिकेटर्स को, जब उनमें से कोई मदर बनेगी। इसका मतलब है कि मेटर्निटी लीव और पेरेंटल लीव, ये जो है, ये स्पेशली इसको जो है वो इंश्योर किया जा रहा है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन साथ आगे वो कहता है कि असल चीज ये है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट इस पोजीशन में है, क्या बिस्मा के बाद इसी तरह से प्लेयर्स आते रहेंगे, और प्लेयर्स जो है, और जो वो
बिस्मा की तरह और भी वुमेन क्रिकेटर्स आती रहेंगी। तो इसके हवाले से अभी क्वेश्चन मार्क ही है, लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि पीसीबी को चाहिए कि बिस्मा के टैलेंट को यूज करे। न सिर्फ ये कि बिस्मा के टैलेंट को क्रिकेटर्स को, फ्यूचर क्रिकेटर्स को गाइड करने के लिए यूज किया जा सके, बल्कि बिस्मा के टैलेंट को यूज इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन के वुमेन क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल बने, और ताकि लड़कियों में जज्बा पैदा हो कि वो भी इस फील्ड की तरफ आए, और फैमिलीज इस हवाले से अपने आप को सिक्योर फील करें कि वो गेम्स में अपनी बच्चियों को भेज रही हैं। तो इस तरह से बहरहाल ये एक बहुत ही अच्छा समझ लें कि इवेंट है कि जब एक 17 इयर्स के करियर के बाद पाकिस्तान की एक क्रिकेटर रिटायर हुई, और हमारे जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से सेलिब्रेट भी किया, और एक दूसरी तरह से फ्यूचर के लिए मैसेज भी दिया कि किस तरह से हमें अपनी वुमेन क्रिकेटर्स को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो हमारे लिए बड़े आई कैचिंग वर्ड्स हैं, उनमें लेगेसी एक अच्छा वर्ड है। वर्षा, जो बाद में आने वालों के लिए होता है, ये एक नाउन के तौर पर यूज होता है। फिर उसके बाद एलोकेट का मतलब होता है मुख्तस करना, ये वर्ब के तौर पर है, कोई चीज किसी चीज के लिए मुख्तस कर देना। और फिर उसके बाद पोटेंशियल एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है कोई छुपी हुई ताकत। वैसे पोटेंशियल का वर्ड नाउन के तौर पर भी होता है, जैसे मैंने आपको कहा छुपी हुई ताकत, लेकिन पोटेंशियल का वर्ड यहाँ पे पोटेंशियल वुमेन के साथ आया है, तो पोटेंशियल का वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है कि कोई सलाहियत रखने वाला कोई भी बंदा। तो पोटेंशियल वुमेन प्लेयर्स का मतलब कि वो वुमेन प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल है। और इसके बाद फिर है जी मेंटोर। मेंटोर नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर आ रहा है, इसका मतलब नसीहत करना, समझाना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।